सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 5 नई समस्याएं भाग 2 को करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भाग 1 के बारे में पढ़ा था। आइए आज भाग 2 सारांश के रूप में देखते हैं, संक्षिप्त रूप में इसको जानें। अब सबसे पहले आता है यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। आइए इनके बारे में जानें कि इसमें क्या हुआ। अकबर जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसे राजनीतिक, यांत्रिक कलाओं और सैनिक मामलों का ज्ञान था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि समाज में क्या घटित हो रहा है, अर्थात समाज में क्या क्या चल रहा है। उसके सामने यह समस्या थी कि वह राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे, कि वहां पर राष्ट्रीय एकता कैसे बनाए रखे। अकबर भारत की सामाजिक स्थिति में अंतर नहीं पैदा कर सका। अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी तथा उस पर जो इमारत बनाई वह 100 वर्षों तक बनी रही। सिंहासन के लिए उत्तराधिकारियों में युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर होती गई। यूरोप में मुगल बादशाहों का यश फैला था, गौरव यश कहा जाता है, गौरव फैला था। दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें बनी जो दक्षिण और उत्तर के मैदानों की शैली से भिन्न थी, अलग थी। वास्तुकारी में आगरा का ताजमहल इसका प्रमाण है, अर्थात सबूत है। बच्चों, पश्चिमोत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे समाज में व्यापक जाति पाति की अछूत प्रथा, अलग अलग रहने की प्रवृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयां सामने आ गई। इस्लाम के भाईचारे का उन लोगों पर विशेष असर हुआ जिन्हें हिंदू समाज बराबरी का दर्जा नहीं देता था। भारत के बहुत से हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया। निम्न श्रेणी के लोग समुदाय के साथ धर्म परिवर्तन करने लगे। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के साथ रहने का कारण उनकी आदतें, रहन सहन के ढंग और कलात्मक रुचियों में समानता दिखाई देती थी। वे शांतिपूर्वक साथ रहने, उत्सवों में आने जाने में एक जैसे थे तथा एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। यह सब उस वर्ण व्यवस्था के बाद हुआ जो मेल जोल में बाधक थी, अर्थात रुकावट थी। उनमें खान पान और शादी ब्याह साथ नहीं होते थे। गांव की आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे, अर्थात घनिष्ठ संबंध थे। बच्चों, हिंदू मुसलमानों को भी एक जाति मान चुके थे। जो हिंदू थे वो मुसलमानों को भी एक जाति मान चुके थे। उनके कुछ त्योहार तथा लोकगीतों में समानता देखी गई, समानता थी। इनमें अधिकतर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। मुगल शासनकाल में हिंदुओं ने दरबारी भाषा फारसी में अनेक पुस्तकें लिखी। मुसलमान विद्वानों ने संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया। उन्होंने जो संस्कृत में पुस्तकें लिखी थी उनको फारसी में लिखा, ट्रांसलेशन किया फारसी में उसका। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैसी और अब्दुल रहीम खान खाना की कविताओं का स्तर बहुत ऊंचा होता था। रहीम ने राणा प्रताप की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने मुगलों से युद्ध करते हुए कभी पराजय स्वीकार नहीं की। तो ये था हमारा
यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। आइए अब देखते हैं औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। आइए इनके बारे में जानें। औरंगजेब मुगल वंश का ऐसा धर्मांध और कठोर नैतिकवादी था। धर्मांध कहा जाता है धर्म का अंधा, जिसने अपने पूर्वजों की मेहनत और उनके कार्यों पर पानी फेर दिया। वह साहित्य तथा कला प्रेमी नहीं था। उसने हिंदुओं पर घृणित जजिया कर लगाया। उसने मंदिरों को तोड़वाकर प्रजा को नाराज कर दिया। उसके कार्यों ने राजपूतों, सिखों और लड़ाकू मराठों को नाराज कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरण के विचार उठने लगे, जिसमें धर्म और राष्ट्रीयता का मेल था। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने शक्ति और संबद्धता तो पाई, पर यह विशेष तरह की तथा आंशिक थी, थोड़े समय की थी। हिंदू राष्ट्रवाद व्यापक राष्ट्रवाद न बन सका जो धर्म तथा जाति से ऊपर हो। मराठों के मन में राष्ट्रवाद की व्यापक अवधारणा थी। वे राजनीतिक, सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे। शिवाजी ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, पर मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी, क्योंकि मुसलमानों से उनका कोई बैर नहीं था। मुसलमान उनके कोई दुश्मन नहीं थे। आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने से मुगल साम्राज्य खंडित होने लगा। किसान बार बार आंदोलन कर रहे थे। 1669 के बाद जाट किसान बार बार केंद्रीय सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाते थे। फूट और बगावत के इस समय में मराठा शक्ति विकास कर रही थी। 1627 ईस्वी में जन्मे शिवाजी आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापामार युद्ध करते थे। शिवाजी ने सूरत में अंग्रेज की कोठियों को लूटा तथा मुगल साम्राज्य वाले क्षेत्रों में चौथ नामक कर लगाया। कौन सा कर लगाया? चौथ नामक। उन्होंने मराठों का शक्तिशाली फौजी दल बनाया। उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु के बाद भी मराठा शक्ति बढ़ती गई। इस प्रकार था औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। अब आगे देखते हैं प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। अंग्रेजों की विजय हुई। आइए इसके बारे में पढ़ें और जानें क्या हुआ। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्षों तक भारत पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष चलता रहा। इनमें 4 शक्तियां मराठे, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। मराठों की शक्ति देखकर लगता था कि वे पूरे भारत पर अधिकार कर लेंगे, क्योंकि उस समय उनके जैसी कोई दूसरी शक्ति मजबूत न थी, कोई दूसरी शक्ति ताकतवर नहीं थी। सन 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और भयंकर मारकाट की, बुरी तरह से। उसने बेशुमार दौलत लूटी, बहुत अधिक, और तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे भारत को अपने अधीन करने की स्थिति में आ गए। वे पंजाब तक फैल गए। ऐसे में मुगल शासन लगभग समाप्त हो गया था। इसके अलावा अफगानिस्तान भारत से अलग होकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। भारत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए क्लाइव ने बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा दिया।
उसने 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। जल्दी ही बिहार एवं बंगाल भी उसके हाथ आ गए। 1770 में बंगाल तथा बिहार में अकाल पड़ा, जिसमें 1/3 आबादी नष्ट हो गई, एक हिस्सा नष्ट हो गया। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्ध में फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट गया। भारत पर अधिकार के लिए मराठे, अंग्रेज और हैदर अली रह गए थे। शक्तिशाली मराठे भारत पर अधिकार कर सकते थे क्योंकि हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था, पर वह दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा, वहीं तक रह गया। इससे भारत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 1799 ईस्वी में अंततः अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। इससे अंग्रेजों की राह आसान हो गई, उनका रास्ता आसान हो गया। आपसी फूट के कारण आपस में लड़ने वाले मराठों से अंग्रेजों ने अलग अलग युद्ध किया और उन्हें हराया। अंग्रेजों ने 1804 में आगरा के पास बुरी तरह हार खाई, पर 1818 तक उन्होंने मराठों को हराकर भारत पर कब्जा कर लिया, भारत को अपने अधीन कर लिया। भारत अब अंग्रेजों के अधीन था। मराठे, जिसे आतंक का युद्ध कहते थे, उन्होंने क्या नाम रखा इसका? आतंक का युग। उसकी समाप्ति हो गई थी, अर्थात अंग्रेजों की मारकाट अब बंद हो चुकी थी। वे अब सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था लागू कर रहे थे, अच्छी प्रकार की व्यवस्था वाला शासन लागू कर रहे थे। यह कल्पना की जा सकती है कि अंग्रेजों की मदद के बिना भारत में शांति व्यवस्था कायम हो सकती थी। इसमें हमने देखा प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच आपस में संघर्ष हुआ और अंत में अंग्रेजों की विजय हुई। आइए अब हम देखते हैं रणजीत सिंह और जयसिंह के बारे में। आइए इनके बारे में भी जान लें। आतंक के जिस दौर में जनता परेशान और दुखी थी, तंग आ चुकी थी, उस समय भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों एवं नीतियों से इतिहास में अपना स्थान बनाया। ऐसे ही व्यक्तियों में थे महाराजा रणजीत सिंह और जय सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जिज्ञासु स्वभाव वाले जाट सिख थे। उन्होंने पंजाब में राज्य कायम किया जो कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। उन्होंने मानवीय विचारों को आधार बनाया तथा खून खराबे को नापसंद किया। वे खून खराबे को पसंद नहीं करते थे। युद्ध के सिवाय उन्होंने किसी की जान नहीं ली। उनके शासन में दमन और निर्दयता के लिए जगह नहीं थी, बुरे कामों के लिए जगह नहीं थी। राजपूताने में जयपुर का शासक जयसिंह चतुर और अवसरवादी शासक था, जो कि अनेक परिवर्तनों और उथल पुथल के बाद भी बचा रहा। वह बहादुर योद्धा, कुशल राजनायक होने के साथ साथ गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक, नगर निर्माण कराने वाला तथा इतिहास के अध्ययन में रुचि रखने वाला था। उसने विदेशी नक्शे के आधार पर बनाए गए नक्शे से जयपुर शहर बसाया। उसमें यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर में अब भी सुरक्षित हैं। उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारपूर्ण युग में, जब माहौल युद्ध तथा उपद्रव से भरा था, हलचल से भरा हुआ था, जयसिंह ने एक वैज्ञानिक की तरह कार्य किया, जिनकी प्रशंसा आज भी की जाती है। ये था रणजीत सिंह और जयसिंह के
बारे में आइए अब देखते हैं। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। ये अंतिम भाग है इसका। आइए इसके बारे में भी जान लें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करना शुरू किया। उस समय उसका मुख्य काम था भारत में बना माल यूरोपीय देशों में बेचना। भारतीय कारीगरी वहां इंग्लैंड की तकनीकों का सफलतापूर्वक मुकाबला करती थी। कंपनी का उद्देश्य अधिकाधिक धन कमाना था। इंग्लैंड में मशीनों का दौर शुरू होने पर मशीनों से बने माल के साथ साथ भारतीय वस्तुएं भरी थी। उस औद्योगिकीकरण से बने माल का भारतीय अर्थतंत्र मुकाबला न कर सका। इसके लिए उन्होंने यहाँ कल कारखाने लगवाए। कंपनी ने यहाँ का अर्थतंत्र बुरी तरह नष्ट कर दिया। उसकी जगह कोई नई रचनात्मक चीजें सामने न आई। लगभग 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज मशीन का आविष्कार हुआ और उसके बाद कातने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकाले गए। कंपनी को ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की जल्दी पड़ी थी। एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए बुरी सरकार है। इंग्लैंड में भी इस समय दो दौर साथ साथ काम कर रहे थे। एक शेक्सपियर और मिल्टन वाल शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान तथा तकनीकी में प्रगति करने वाला था। तो दूसरा बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला। वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा था, इंग्लैंड में यह सब साथ साथ चल रहा था। जिस समय भारत ने अपनी आजादी खोई, उसी समय अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका के पास नई शुरुआत के लिए साफ तथा अनछुआ मैदान था। बिल्कुल साफ, वहां किसी ने उस मैदान को छुआ तक नहीं था, जबकि भारतीय प्राचीन परंपराओं से जकड़े हुए थे। इन सब के बाद भी यह सत्य है कि यदि ब्रिटेन मुगलों की शक्ति होने पर भारत का बोझ न उठाता तो भारत अधिक स्वतंत्र और समृद्ध होता। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा इस पाठ में कि किस प्रकार अरब और मंगोल आए, फिर मोहम्मद गजनी और अफगान के बारे में बात हुई। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो के बारे में भी वर्णन किया। बाबर और अकबर भारतीय की प्रक्रिया के बारे में भी जाना। फिर हमने आज इस भाग में जाना यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। फिर अंग्रेजों ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी के बारे में भी हमने अच्छी प्रकार से जाना। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय का वर्णन देखा। रणजीत सिंह और जयसिंह ने जो भी कार्य किए उनके बारे में भी हमने जान लिया। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूपों को भी हमने देखा। तो नेहरू जी ने कितनी अच्छी तरह से भारत की खोज में इनका वर्णन किया। तो आप भी बच्चों काम करते रहिए। धन्यवाद।